नमस्कार दोस्तों, आगामी परीक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड जो एसएससी एग्ज़ाम होने वाली है, अभी तो फ़िलहाल टल गई है, लेकिन यह बहुत जल्द होने को संभावित है। इसीलिए पढ़ाई को ना छोड़ते हुए इसे जारी रखेंगे और साथ साथ में ग्रुप डी की भी परीक्षा होंगी, उसमें भी साइंस का प्रश्न आता है, तो उस व्यू से भी यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। देर ना करते हुए सीधे प्रश्नों पे चलते हैं और वहीं देखते हैं प्रश्न। माफ़ करिएगा, इस बार वीडियो आने में थोड़ा विलम्ब हो गया, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। पहला प्रश्न है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो आंसुओं में हम लोग जानते हैं कि आंसू जब भी कभी मुंह में चला जाता है तो आप देखिएगा नमकीन महसूस होता है, तो इसमें सामान्य नमक का मात्रा होता है। आंसू नमकीन होता है, इसलिए आंसू जब भी कभी मुंह में जाए तो आप देखिएगा नमकीन लगता है। तो अगर इसका सूत्र का बात करें तो NaCl होता है इसका सूत्र भी आप याद रखेंगे, क्योंकि सूत्र से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो कई प्रश्न डायरेक्ट प्रश्न में हिट करता है कि जैसे जिप्सम का सूत्र बताइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताइए, नमक का बताइए। तो इसी तरह से इसका सूत्र आप ध्यान रखेंगे। समुद्री जल का पीएच मान देखा जाए तो यह 8 होगा, और ग्लूकोज का जो सूत्र है C6H12O6 है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। इंसुलिन की खोज किसने की? सबसे पहला बात आता है इंसुलिन क्या है? हमारे रक्त में जो शर्करा की मात्रा होती है उसे इंसुलिन कंट्रोल करता है। कोई भी व्यक्ति में अगर इंसुलिन बनना बंद या कम हो जाता है तो उसको शुगर, जिसको चीनी बीमारी भी बोला जाता है, यह हो जाता है। इसीलिए यह हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसकी खोज की बात करें तो इसका खोज बेंटिंग ने की थी 1921 में। बेंटिंग ने 1921 में इंसुलिन की खोज की। और इंसुलिन क्या करता है? हमारे रक्त से शर्करा की मात्रा को कंट्रोल यानी नियंत्रित करता है। अगला है, डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? डायनामाइट के आविष्कारक की बात करें तो अल्फ्रेड नोबल हैं। और यहाँ पे ऑप्शन भी देख लेते हैं, ऑप्शन पे भी चर्चा करते हुए चलते हैं, क्योंकि कुछ ऑप्शन से कई सारे प्रश्न बन जाएंगे। तो आइंस्टीन का जो बहुत फेमस फार्मूला है E = mc², ये डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि आइंस्टीन ने किस सूत्र का प्रतिपादन किया था? तो E = mc²। यहाँ ऑप्शन में मैडम क्यूरी है, तो मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। अगला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर बात करें तो इसकी सूत्र है CaSO4 × ½ H2O। यहीं पर जो है ½ H2O की जगह अगर 2H2O डाल दिया जाए तो यह जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम लोग जल मिला दें तो यह जिप्सम का रूप ले लेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ हाथ टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है, प्लास्टर इसी से करते हैं। यह घर द्वार में जो पुताई होता है यह भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का वही उपयोग होता है, जिसको शॉर्टकट में POP बोल देते हैं हम लोग। POP का थैली लेके आना है। यहाँ पे ऑप्शन में है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला देख लीजिए, NaHCO3 इसका सूत्र है। यहाँ पे यूरिया भी है, यूरिया का भी सूत्र देख लेते हैं हम लोग, CH4N2O। अगला है, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग होने लगी है आजकल नवीनतम अनुसंधान में यूज किया जाता है कुछ किरण का, वह किरण कौन है? आप लोग जानते हैं चिकित्सा पद्धति में या युद्ध में आजकल एक किरण का यूज़ किया जा रहा है, आप लोग बहुत बेहतरीन से जानते होंगे। यह लेज़र किरण का जो है उपयोग करके आप देखेंगे कि अगर किसी के किडनी में अगर स्टोन भी बन जाता है तो इसको भी यही लेज़र से तोड़ा जाता है। और आजकल तो गन में और भी कई अत्याधुनिक मशीनों को बनाने में और उसमें यूज़ किया जा रहा है लेज़र का। और चिकित्सा में भी किया जा रहा है, सौंदर्य के मामले में हो, स्टोन तोड़ने का मामला हो, ऑपरेशन करना हो, ये हर चीज़ में अभी लेज़र का उपयोग किया जा रहा है। तो लेज़र बहुत महत्वपूर्ण है। तो लेज़र का अगर आविष्कारक की बात करें तो यह है चार्ल्स टॉम्स। यहाँ एक्सरे है, एक्सरे किरण आप जानते हैं कि हाथ टूट जाता है तो एक्सरे करके उसमें देखा जाता है, तो इसकी खोज
रोंटगन ने की थी। गामा किरण यहाँ पे ऑप्शन में, तो गामा किरण का जो खोज है पॉल विलार्ड किए थे। अगला है राडार में किस तरंगों की प्रयोग की जाती है? तो राडार में विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग किया जाता है। राडार में आप देखे होंगे, राडार में कभी मूवी में इस तरह का एक बना रहता है, वो सिंबल इस तरह से घूमता रहता है। जो कोई भी चीज़ मेटल वहाँ से टकरा के आ गया तो समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ है। तो यह राडार टेक्निक में विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। अगला है आकाश नीला दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? तो आकाश जो नीला दिखाई देता है उसका मुख्य कारण वायुमंडल में उपस्थित धूल कण के द्वारा जो है सौर किरण का प्रकीर्णन हो जाता है। तो एक लाइन में कहें तो प्रकाश का प्रकीर्णन से ही आकाश नीला दिखाई देता है। अगला है बर्फ पर दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक क्या होगा? तो बर्फ पर दाब बढ़ाने पर वो घट जाएगा। इसको आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई बर्फ़ लीजिए और बर्फ़ को दोनों हाथ से दबाइए तो आप देखेंगे कि यह बहुत जल्दी गल रहा है। तो यह जितना सीमित समय में जितना देर में गलना चाहिए उससे वो पहले ही गल जाएगा, तो इसीलिए इसका गलनांक घट जाएगा। अगला है गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो गर्मियों में सफ़ेद कपड़े यह ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। यह ऊष्मा को अवशोषित नहीं करता। हम लोग काला कपड़ा पहन के अगर गर्मी में निकलेंगे तो वो उसमें सारा प्रकाश ऑब्जर्व हो जाएगा। आप लोग जानते हैं इस बात को, सारा प्रकाश चला जाएगा, इसलिए गर्मी का अनुभव होगा। लेकिन अगर सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं तो इसमें कोई ऊष्मा नहीं एंट्री करता और इसलिए हम लोग को ठंडे का अनुभूति होता है। अगला है शरीर की कैलोरी गर्मी की अपेक्षा सर्दी में बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अधिक कैलोरी की आवश्यकता हमारे शरीर में क्यों है? तो इसकी आवश्यकता शरीर ताप जो है, शरीर का तापमान वो टेम्परेचर बनाने के लिए अधिक कैलोरी की आवश्यकता मुझे बढ़ जाती है या हम लोगों को बढ़ जाती है। अगला भारत का पहला उपग्रह लॉन्चर का क्या नाम था? भारत का पहला उपग्रह का लॉन्चर, यहाँ लॉन्चर की बात करें तो देख लीजिए SLV-3 ऑप्शन नंबर बी। और मैंने कुछ फैक्ट्स लिख दिया है यहाँ। भारत का पहला उपग्रह लॉन्चर था जिसमें 1979 में 35 किलो का रोहिणी उपग्रह। ये भी प्रश्न पूछता है कि कौन सा उपग्रह था, तो रोहिणी था, को छोड़ा गया जो असफल रहा था। इसके बाद 1980 में फिर रोहिणी को दोबारा छोड़ा गया जो सफल रहा। तो पहला बार 1979 में 35 किलो का था, यह असफल हो गया था, लेकिन 1980 में यह सफल हो गया था। अगला प्रश्न है आज सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंप का प्रयोग किया जाता है। उन लैंप में कौन सा गैस भरा रहता है? तो उसमें नियॉन भरा रहता है। जो येलो कलर का बल्ब आप लोग देखे हैं यह ज़्यादातर रोड मतलब कह सकते हैं जब धुंधलापन या कुहासा का समय या ठंड के समय में होता है तो उस समय पीले लैंप का प्रयोग ज़्यादा होता है। तो उसमें नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है जो येलो कलर का होता है। अगला है सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? आविष्कार की चर्चा अभी हाल ही के दिनों में क्वेश्चन जो देखने को मिला है NTPC, तो उसमें आविष्कारक अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ आविष्कारक उसमें पूछा गया था, इसीलिए इसके जो आविष्कारक हैं जेड जॉनसन हैं। कौन है? जेड जॉनसन। सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक हैं जेड जॉनसन। अगला है मोटरसाइकिलों की हेडलाइट को चकाचौंध हटाने के लिए आप लोग देखते हैं होंगे कि मोटर गाड़ियों में जो है चकाचौंध जो रोशनी होती है उससे कई प्रकार की दुर्घटनाएं होने लगती है। तो इसी को कम करने या हटाने के लिए इसमें पोलराइड का एक लेप चढ़ा दिया जाता है जो उसमें आपको चौंधियाएगा नहीं और ऐसे कोई तरह की दिक्कतें नहीं होंगी। इसलिए पोलराइड क्या था? पोलराइड का लेप। किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। ऐसा कारण
क्या है, यह क्यों फैल जाती है? कुछ तो कारण रहा होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि कोई भी चीज़ किसी कोने में रख देंगे या सड़ा हुआ कचरा ही रख देंगे तो आप देखेंगे कुछ ही क्षणों में वह पूरे रूम में फैलने लगेगा। तो इसका कारण है विसरण, विसर जाता है। आप देखिएगा, इसको आसान तरीके से याद रख सकते हैं, विसर जाना, छितरा जाना। तो यहाँ एक दूसरे से इधर उधर फैल जाता है और इसी तरह पूरे कमरे में यह फैल जाता है। अगला प्रश्न है, जल उपचार में पराबैंगनी किरण का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो यह रोगनाशक होता है। इसमें जो है जल है, जल को दूषित रहित बनाने के लिए हम लोग अल्ट्रावायलेट किरण से गुजारते हैं, क्योंकि अगर इसमें कोई तरह का जीवाणु बैक्टीरिया होगा तो यह उसे मार देगा। अगला है, ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य क्या है? आप लोग अगर कभी देखे होंगे ट्रांसफार्मर तो उसमें इस तरह का देखिएगा क्रोड लगा रहता है। तो ये नर्म लोहे का बना रहता है। किसका? नर्म लोहे का। और यहाँ ऑप्शन डी में नर्म लोहा है, तो नर्म लोहा पे ये कभी भी हार्ड लोहा का नहीं हो सकता है, यह नर्म लोहा का होता है। अगला है, लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर एक धुंधला धब्बा बन जाता है, इसका कारण क्या है? आप लोग देखे होंगे अपने घर में जो येलो कलर की 10 रुपये 12 रुपये का जो बल्ब आता है 100 वाट का, आप उसमें यूज़ करते करते आप देखेंगे कुछ समय बाद कि एक नीचे की तरफ चाहे कहीं भी जहाँ ज़्यादा रोशनी पड़ रहा हो वहाँ काला हो जाता है। तो इसका मुख्य कारण है टंगस्टन जो है उसके अंदर का फिलामेंट, वह वाष्प बनकर वहाँ एकत्रित हो जाता है, जमा हो जाता है। क्या हो जाता है? वाष्प बन करके जमा हो जाता है। भारत की सबसे पहले इंजीनियरिंग शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो यह कहाँ बनी थी? तो यह रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज IIT रुड़की यह थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने पहला स्वचालित वाहन बनाया? स्वचालित वाहन किसने सबसे पहला बनाया था? तो यह कार्ल बेंज ने बनाया था स्वचालित वाहन। आज हम लोग देखते हैं कि जो गाड़ियां हैं 4 चक्का, उसमें ड्राइवरलेस रहित आ रहे हैं, ड्राइवर का ज़रूरत नहीं पड़ता है उसमें, वह स्वयं चलता है, तो उसी को स्वचालित वाहन कहते हैं, अपने आप चलना। तो इसका आविष्कारक माना जाता है कार्ल बेंज को। अगला है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो प्रचुर मात्रा में सबसे ज़्यादा हम लोग के शरीर में ऑक्सीजन पाया जाता है, जो 65% केवल ऑक्सीजन का मात्रा हमारे शरीर में है। और यहीं ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में कार्बन है, कार्बन 18.5% हमारे शरीर में होता है। आयरन हमारे रक्त में होता ही होता है, अगर आयरन नहीं होगा तो ब्लड हम लोग के शरीर में कम हो जाएगा। यहाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हमारे शरीर में 11% तक, नहीं 11 नहीं 1.1% होता है। आप यहाँ देख लीजिए, मैंने एक सूची तैयार कर दिया है आप लोग के लिए, इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लिख दिया है, इसको आप लोग देख लेंगे। देखते हैं इसमें क्या है। इसमें मानव शरीर में तत्व की औसत मात्रा लगभग में मैंने लिख दिया है। ऑक्सीजन का अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन 65%, हाइड्रोजन 10%, कैल्शियम 2%, पोटेशियम 3.5%, 0.35%, और फिर है उसके बाद सोडियम 0.15, तांबा है 0.05, कार्बन है 18%, नाइट्रोजन है 3%, फॉस्फोरस 1%, सल्फर 0.25, क्लोरीन 0.15, मैग्नीशियम 0.004%, अन्य है 0.046। यह चार्ट अपने कॉपी में बना लीजिएगा। परीक्षाओं में यही चार्ट पूछा जाता है। मान लीजिए पूछ देगा कार्बन शरीर में कितना पाया जाता है, तो हम लोग को नहीं पता होगा तो यहाँ दिक्कतें होंगी। इसीलिए हम लोग को पता होना चाहिए। सल्फ़र, अगर सल्फ़र का पूछ दो 0.25, इसी तरह का यह चार्ट आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी। अगला है, वहाँ देखा तत्वों को और यहाँ देखेंगे पदार्थों को। पदार्थ में जल 63% हमारे शरीर में होता है, 63 क्या 70% के लगभग में आप मान सकते हैं, वो लगभग डाटा दिया है।
प्रोटीन 17%, वसा 12%, खनिज लवण और विटामिन 7%, कार्बोहाइड्रेट 1%। यह लगभग में मान है। अगला है नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर जो होता है उसमें ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में, विमंदक नहीं मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगर मंदक की बात करें तो मंदक 3 होते हैं। सबसे पहला भारी जल, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा बेरिलियम ऑक्साइड। अगर इसमें सबसे ज़्यादा मंदक पूछ दे तो यह भारी जल हो जाएगा। सबसे अधिक अगर मंदक की बात करें तो यह भारी जल होगा, भारी जल बेरिलियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न है उत्कृष्ट धातु घोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। हम लोग 10th की कक्षाओं में भी इस चीज़ का जिक्र हुआ है कि उत्कृष्ट धातु जैसे सोना, कोई दुकानदार आता है या कोई बेचने वाला आता है कि आइए सोना का सफाई कीजिए, हम लोग उसको सोना देते हैं, वो एक लिक्विड में डालता है और लिक्विड में डालने के बाद उसको निकालता है तो देखते हैं एकदम नया सा तो हो गया पर उसका वज़न बहुत कम हो जाता है। तो यह क्या करता है, एक्वारेजिया में एक लिक्विड रखता है एक्वारेजिया, जिसमें HCl का 3 भाग और HNO3 अमोनिया का 1 भाग को मिक्स करके रखता है, एक्वारेजिया बनाता है। यह कभी कभी इसका रेशियो भी पूछ देता है, 3:1 में ये रहता है, HCl 3 और HNO3 1। तो इसी को बना करके एक्वारेजिया बनाता है और इसमें जब उत्कृष्ट धातु को डुबा देगा तो धातुआं तो चमक जाएगी लेकिन उसका वजन बहुत कम हो जाएगा। अगला है जल विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। तो इसका जल का गतिज ऊर्जा जो है यह कन्वर्ट कर देती है यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने से ही जल जो है बिजली सप्लाई देने लगती है। अगला है मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क दशा में लगभग कितना होता है। तो मानव शरीर में यह 10⁻³ ओम प्रतिरोध हमारे शरीर में होता है। और यहीं प्रतिरोध का अगर SI का मान, प्रतिरोध का SI का अगर बात करें तो यह ओम हो जाएगा। प्रतिरोध का SI ओम। अगला बहुत इम्पोर्टेंट है, 18 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है, तो इसका संवेग ज्ञात करें। तो मोमेंटम P बराबर, आप इसका फार्मूला जानते होंगे, मास इनटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुना वेग। तो यहाँ मास है 18 और वेलोसिटी है 6, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 108 किलोमीटर kg मीटर पर सेकंड के हिसाब से यह हो जाएगा। एक बार फिर देख लीजिए, P बराबर m इंटू v, मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी, संवेग बराबर, इसका फार्मूला होता है संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। तो हम यहाँ पे अगर द्रव्यमान की बात करें तो 18 और वेग की बात करें तो 6, इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा, 108 kg मीटर प्रति सेकंड। तो 108 यहाँ पे ऑप्शन में है, तो पहला नंबर ऑप्शन सही हो गया। इस तरह के प्रश्न 1-2 एग्ज़ाम में देखने मिलेंगे, इसीलिए इस तरह का प्रश्नों का अभ्यास आप करेंगे और मैं भी बीच बीच में जो सवाल लाऊंगा उसमें न्यूमेरिकल डाल दूंगा ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रासरव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है। तो प्रासरव्य तरंग की जो आवृत्ति है वो 20 किलोहर्ट्ज़ से अधिक होती है। इससे कम जो है हम लोग सुन सकते हैं 20 से 20,000 तक सुन सकते हैं हर्ट्ज़ तक। उससे ज़्यादा होगी तो यह प्रासरव्य तरंग होगी, जो चमगादड़ के सब में होता है, जो अपने दिशा को देखने को में यूज़ करती है।
तो यहाँ पर आवर्तन की जो बात करें तो 20 किलोहर्ट्ज़ से अधिक हो जाएगी। प्रकृति में सबसे सशक्त बल क्या है? सबसे अगर सशक्त बल की बात करें तो यह नाभिकीय बल है। कोई भी चीज़ अपने सेंटर की ओर खींची चली आती है। हम कोई भी चीज़ आसमान में फेंकेंगे तो वो केंद्र की ओर आ जाएगी। इसीलिए यहाँ सबसे अगर बेस्ट सशक्त बल की बात करें तो नाभिकीय बल है। अगला है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ये बहुत आसान प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 8.2 मिनट, मतलब 8 मिनट 20 सेकेंड। और यहीं पे एक प्रश्न पूछता है कि जो प्रकाश की चाल है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से प्रकाश गमन करता है। वो निर्वात में भी गमन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? इंसुलिन हम लोगों ने पढ़ा पिछले। इंसुलिन का काम हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा को कम करना है। तो यहाँ पे कौन सा कोशिका उसको नियंत्रित करता है? तो यहाँ बीटा कोशिका। गामा किरण की बात करें, अगर गामा की बात करें तो गामा किरण का जो प्रयोग होता है वह कैंसर के उपयोग के लिए किया जाता है। कैंसर के लिए गामा, और यहाँ पे ऑप्शन जो है सही उत्तर बीटा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समुद्री खरपतवार में निम्नलिखित में से मुख्यतः सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो आप जानते हैं कि समुद्र का पानी होता है नमकीन, और नमकीन होने के कारण ही इसमें आयोडीन का मात्रा अत्यधिक होगा। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।